जी, so sometimes they give you in the question that you have a planet which two satellites या two moons are rotating, फिर उन satellites और या उनके moons के बारे में भी question कर दिया जाता है। We know that कि हमारे पास let's say this is a planet, ये एक planet है, इस planet के गिर्द एक हमारे पास जो है वो satellite या एक moon रोटेट कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर। ओके, अच्छा ये बाय द वे जो मून है इसकी रेडियस r1 है और इसका टाइम ऑफ रोटेशन t1 है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि ये क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो सिंपली किसकी ड्यूटी प्ले कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की। इसमें हमने m और m कैंसिल आउट किया था, r ओमेगा को हमने खोल लिया था, दिस विल बिकम gm इज इक्वल्स टू r क्यूब और ये हो गया था 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो ये आना है t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm r क्यूब। बाय द वे ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये इस सैटेलाइट के लिए भी कांस्टेंट है, लेट्स से दिस वन इज सैटेलाइट 1 और अगर इसी प्लेनेट के गिर्द एक और सैटेलाइट घूम रहा है S2, ठीक है, उसका रेडियस है R2 और इसका टाइम पीरियड है T2, ठीक है, दिस इज S2। तो उसके लिए भी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो यही बनेगी, यानी 4 पाई अपॉन gm उसके लिए भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस रिलेशन को देखते हुए हम एक और रिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि लेट्स से अगर ये T1 है, ये R1 है और इसी तरीके से वो दूसरे सैटेलाइट के लिए T2 इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm, क्योंकि जिस प्लैनेट के गिर्द घूम रहा है उसका मास कैपिटल M दोनों के लिए सेम रहेगा और ये हो गया R2 क्यूब हो जाएगा। तो अगर हम ये इक्वेशन ऐसे रख लें, T2 स्क्वायर T1 स्क्वायर अपॉन R1 क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K और इसी तरीके से T2 स्क्वायर अपॉन R2 क्यूब इज आल्सो इक्वल्स टू ए कांस्टेंट और दोनों का कांस्टेंट सेम है, तो हम ये रिलेशन बना सकते हैं कि T1 स्क्वायर अपॉन R1 क्यूब इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर अपॉन R2 क्यूब। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों सैटेलाइट एक ही प्लैनेट के गिर्द घूम रहे हैं। बाय द वे इस इक्वेशन को आप आगे भी लेके जा सकते हो और आप ये कर सकते हो कि बेसिकली टाइम्स का और रेडियसेस का जो है वो एक रेशियो डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अब इस चीज को इस्तेमाल कैसे करेंगे या इसको क्वेश्चंस में कैसे लेंगे, तो लेट्स डू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ February March 2016 पेपर 4-2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आई होप आप सबको जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्लियरली याद हो चुका होगा जी। सबको याद हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भाई, या अभी भी कुछ बच्चों ने याद नहीं करना शुरू किया ये चीजें? देखो बच्चों, आप लोग अगर ये सोचते हो कि हम लोग एंड के अंदर पेपर्स में जाके ये चीजें याद करेंगे तो फिर आपको कभी भी याद नहीं होगी। अगर आप लोग अभी से हैबिट बनाओगे इन तमाम डेफिनेशंस को याद करने की, ठीक है, तो आपको जो है ये फायदा देंगी ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली एक बात याद रखना है कि आपका A2 में बहुत हद तक काफी पोर्शन आपके ग्रेड का आपकी डेफिनेशंस पे डिपेंड कर रहा है, काफी ज्यादा डेफिनेशंस आती है, ठीक है, और काफी सारी डेफिनेशंस भी, ठीक है। तो चैप्टर वाइज कोशिश करें डेफिनेशंस याद करें। The force of attraction between two point masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between them. So this is Newton's law of gravitation. इसके बाद वो सवाल में आपसे कह रहा है कि a satellite of mass m has a circular orbit of radius r about a planet m. It may assume to be a planet. That satellite and the satellites of uniform sphere that are isolated in space show that the linear speed of the satellite is given by the expression with g, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करनी है, ठीक है। We know that that's very easy to drive, इसको ड्राइव करना बहुत आसान है। सैटेलाइट अगर प्लैनेट के गिर्द घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और सर्कुलर मोशन के लिए हमें कौन सा फोर्स चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की यहाँ पे जो ड्यूटी है वो
ग्रेविटेशन फोर्स प्ले कर रहा होगा, तो हम लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हमें लीनियर वेलोसिटी v की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को तो वैसे ही खोलेंगे GMM ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको अब हम इस दफा खोलेंगे m v स्क्वायर अपॉन आर से, ठीक है। और इसमें हमारे पास अब क्या होगा कि ये r और ये स्क्वायर कैंसिल होगा और ये m और ये m भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM अपॉन आर। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसका रूट ले सकते हो, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट GM अपॉन आर, ठीक है जी। इस तरीके से यू कैन सिंपली प्रूव दिस एक्सप्रेशन, बहुत इजीली प्रूव हो जाती है ये, ठीक है। दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट GM ओवर आर, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज डन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि the two moons A and B have circular orbits about the planet as illustrated in figure 1.1। दो मून्स हैं जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहे हैं एक प्लेनेट के गिर्द। अच्छा, एक की स्पीड VA है, दूसरे की रेडियस उसका RA है, एक की स्पीड VB है, उसका रेडियस RB है। मून्स हैज ऑर्बिट ऑफ RA और RB, दोनों का आपको रेडियस गिवन है और टाइम। अच्छा, बाय द वे रेडियस हमें पता है दोनों का, स्पीड नहीं पता, ना ही टाइम पीरियड पता है। लीनियर स्पीड है बाय द वे v, दिस इज नॉट एंगुलर स्पीड, दिस इज v इज लीनियर स्पीड। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ VA अपॉन VB। तो VA अपॉन VB का आपको रेशियो निकालना है जी। हाउ विल यू फाइंड दैट रेशियो? ये रेशियो आप कैसे निकालोगे? सर ये जो ऊपर मून बने हुए हैं इनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर नहीं होगी? क्या चीज? ये जो मून बने हुए हैं ए और बी, इनकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर नहीं होगी जो वेलोसिटी है? नहीं, वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर क्यों होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा सर्कमफेरेंस के टेंजेंशियल होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। हाँ जैनब, बिल्कुल सही बेटा। GM हमारे पास कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, यानी हम ऊपर वाली एक्सप्रेशन ही बिल्कुल सही कह रहे हो, हम यूज कर लेंगे। व्हाट वी विल डू, ठीक है। तो मैं इसकी एक्सप्रेशन आपको बना देता हूँ, फिर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। सो ऊपर हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM ओवर R। ये हमने एक्सप्रेशन बनाई है, ठीक है। अगर मैं इस R को इधर ले जाऊं तो ये v स्क्वायर R इज इक्वल्स टू GM, ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, दोनों मून्स जो है वो एक ही प्लेनेट के लिए घूम रहे हैं, तो ये GM उन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं v1 स्क्वायर R1, और दूसरे मून के लिए कर सकते हैं v2 स्क्वायर R2 इज इक्वल्स टू GM। दोनों में GM कांस्टेंट है, तो हम ये कर सकते हैं कि अच्छा, ये VA बोल रहा है तो मैं इसको VA कर देता हूँ, इसको RA कर देता हूँ, इसको VB कर देता हूँ, इसको RB कर देता हूँ, ओके। तो VA स्क्वायर RA इज इक्वल्स टू VB स्क्वायर RA B, सॉरी, ठीक है। और हमें VA अपॉन VB का रेशियो चाहिए, तो VA VB को मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा VA स्क्वायर अपॉन VB स्क्वायर, और ये RA उधर ले जाता हूँ तो ये RB अपॉन RA, ठीक है। और स्क्वायर्स को हटाने के लिए बेसिकली आपको VA अपॉन VB के लिए नेक्स्ट साइड पे बस क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा। व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली you need to take the ratio of their radiuses and take a square root of them and you will find out your answer, ठीक है। सो जरा मुझे रेशियो बताइएगा, व्हाट इज द रेशियो जी? जैनब, क्या रेशियो आ रहा है बेटे? ये रही दोनों की रेडियसेस की वैल्यू, ठीक है।
जी क्या रेशियो आ रहा है? 0.08। अच्छा, और एक कह रहा है 13 का रेशियो आ रहा है। ख्वाजा सिनान, मुझे लग रहा है कि 13 सही लग रहा है। एक मिनट यार, हम लोगों ने भी गलती तो नहीं की है। आप लोगों ने वैल्यूज उल्टी तो नहीं लगा दी है? मैंने भी उल्टी लगा दी है एक्चुअली। ये आर ए अपॉन आर बी नहीं, आर बी अपॉन आर ए है। सिनान, आपने भी आर ए अपॉन आर बी कर दिया होगा, इस वजह से ये वैल्यू गलत आई है। दिस इज आर बी अपॉन आर ए, दैट इज 22 into 10 to the power 10 divided by 1.3 into 10 to the power 8, ये है एक्चुअल में। तो 10 to the power 10 divided by 10 to the power 8, it can never be fraction, it will be somewhere like 13 कुछ आंसर आएगा। बिल्कुल सही है जैनब, नेहा, इन लोगों ने सही निकाला है बिल्कुल। ठीक है, 1.3 ऊपर क्यों होगा? हाँ जैनब से कह रही है आपको, मैंने गलत लिख दिया था जी। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 13 या 13.01। ओके, जिनान हो गई करेक्शन आपकी? अच्छा जी, सो 13 का हमारे पास आंसर आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि वीए की स्पीड वीबी से 13 टाइम ज्यादा है। ठीक है, यानी अब थोड़ा सा ध्यान से समझना एक बात बड़ी क्लियर। वी ए क्लोजर ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है, तो उसकी स्पीड 13 टाइम्स ज्यादा है वी ए से। वी ए कम ऑर्बिट में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सैटेलाइट जितना ज्यादा करीब होता है प्लैनेट के, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है, और जो सैटेलाइट जितना ज्यादा दूर होता है उसकी स्पीड उतनी ही कम होती है। ठीक है, यानी हमारे पास एक सैटेलाइट जब राइट स्पीड से ज्यादा पे हम लॉन्च करेंगे तो वो स्पाइरल करता हुआ आउटवर्ड जाएगा, और आउटवर्ड जैसे जैसे जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो मुझे इसका रीजन दे सकता है कि आउटर की स्पीड कम क्यों होती है और इनर की स्पीड ज्यादा क्यों होती है? आउटर को ज्यादा टाइम लगता है पूरा राउंड कंप्लीट करने में। हाँ, आउटर को ज्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन और कोई वजह? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कम होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की कम होगी, हाँ ये भी हो सकता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जब ठीक है, चलो ये भी ज्यादा स्पीड इसलिए ताकि सैटेलाइट ट्रांसपोर्ट, हाँ ये भी हो सकता है। बट सही है जैनब, ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, तुम लोग सारे एक चीज मिस कर रहे हो, एक पॉइंट मिस कर रहे हो तुम लोग। जब कोई चीज, कोई बॉल ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड ऊपर जाके बढ़ती है या कम होती है? अब जवाब दो इस आंसर। अब बताओ, ऊपर वाले सैटेलाइट की स्पीड कम क्यों होगी और नीचे वाले की स्पीड ज्यादा क्यों होगी? अब सोचो क्या होता है उसके। किसी के दिमाग में घंटी नहीं बजी? डिसेलरेशन ड्यू टू मोर टाइम। जवाब सब चले, लेकिन पॉइंट आंसर अभी भी नहीं आया मेरे पास जी। इधर उधर की बातें हो रही हैं, आपने काम की कोई बात नहीं की अभी तक। शहबाज साहब, ये बताओ, जो सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट में होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड कम होगी, इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो सैटेलाइट जितना ऊपर जाता है, हाइट के ऊपर जाता है, उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती है। ऑब्वियसली एनर्जी क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल में आती है। अच्छा, इसी तरीके से जब सैटेलाइट गिरता है अपने आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर,
तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो यकीनन उसकी क्या चीज इंक्रीज कर जाती होगी, उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर रखना, क्योंकि अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना इसके बाद इंशाल्लाह, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। हीट भी बनती है कभी कभी, बिल्कुल सही है जवाब साहब, लेकिन हम नॉर्मली क्या करते थे, कोशिशें करते थे कि हम इसको विस्कस ड्रैग से बाहर ले जाएं। जब हम विस्कस ड्रैग से बाहर ले जाते हैं ना, तो फिर इस पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल कंसीडर की जाती है। दोबारा रिपीट कर दीजिएगा ये कैसे बेटा, जब कोई सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट में होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है बिकॉज इट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। ओके, जैसे ही सैटेलाइट ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होके वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब है उसकी स्पीड डिक्रीज होगी और उसकी हाइट इंक्रीज होगी, इसका मतलब है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसी तरीके से अगर कोई सैटेलाइट आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में फॉल करता है तो इनर ऑर्बिट में गिरते हुए उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अपने क्वेश्चन के आगे चलते हैं। अब क्या रेशियो मांगा है उसने, उसने मांगा है कि टी ए अपॉन टी बी का रेशियो निकालिए। ठीक है, करिए ये वाला रेशियो, टी ए अपॉन टी बी करिए। टी ए अपॉन टी बी का रेशियो चाहिए। रेडियसेस दिखा दो दोबारा, ये रहे रेडियसेस। लीनियर स्पीड भी तुम लोग निकाल चुके हो, 13:1 का रेशियो है लीनियर स्पीड का, तो तुम लोग अब टाइम पीरियड का रेशियो निकालो, टी ए अपॉन टी बी। जी बच्चों, हो जाएगा ये वाला पार्ट, क्या करूं इसको सॉल्व? क्या आंसर आया है, किसी ने किया इसको सॉल्व? भाई नेहा, जैनब, तैयब आलम का है भैया आज, और वो का है फरवा। तो परीक्षा आप भी अभी तक एक्टिवेट हुई नहीं है अपनी पढ़ाई में सही से, हालांकि आप अच्छी अच्छी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन आपके जवाब नहीं आते कोई भी, और अमशा भी बिल्कुल खामोश। ये लगता है स्क्रॉल डाउन कर दिया मैंने। हो गया। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं बेटा। वी ए अपॉन वी बी का रेशियो पता है हमें 13.01, 13.01 है जवाब इसका रेशियो। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका तो ये है सीधा सीधा कि ये देखें, ये एक्सप्रेशन मैंने बनाई थी यहाँ पे, दिस वन, जो ये वाली है, दैट इज T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है,
या दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि जब कोई सैटेलाइट चल रहा होगा लीनियर स्पीड से, तो लीनियर स्पीड जो सर्कुलर पाथ में होती है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4, सही लग रहा है ना आंसर? ठीक है, तो उसकी लीनियर स्पीड की एक्सप्रेशन होती है 2πr/t, ये उसकी एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, तो ये VA के लिए हो जाएगा और ये TA हो जाएगा, और इसी तरीके से VB इज इक्वल्स टू 2πRB/TB। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 2πRA/BA, और इसी तरीके से TB इज इक्वल्स टू 2πRB/VB। ठीक है, अब हम इन दोनों का रेशियोज बना सकते हैं, दैट इज TA/TB इज इक्वल्स टू 2πRA/VA होल अपॉन 2πRB/VB। ओके, और 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हैं कि VA/VB का रेशियो आपको ऑलरेडी पता है कितना है, 13.01 है। RA और RB की वैल्यू आपको पता है, तो इस तरीके से भी इसकी एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका था, एंड दिस इज द वे। यानी आप क्या कीजिए, दोनों के रेडियसेस का क्यूब लीजिए, उसका रेशियो निकाल के बस उसका क्या कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, तो तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। ठीक है, ज़ैनब तुमने किस से निकाला था? ये पहली वाली से जो मैंने पहले बनाई थी, रेडियसेस के क्यूब और अंडर रूट लेके, या ये दूसरी वाली से निकाला है? इस वाली से या किसी और तरीके से? फर्स्ट वन से। ठीक है, सही है। चलिए, तो ये आंसर आ रहा है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशियो है इसका। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? सिनान, कोई सवाल बेटा पूछना है तो पूछना है, और किसी बच्चे को पूछना है? नेहा, तुम कैलकुलेटर नहीं लाई भी लग रहा है तुम्हें, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे हैं। और भी तो बहुत सारे बच्चे हैं यार। ये रियाज साहब भी बिल्कुल खामोश हो गए हैं आजकल, रियाज साहब भी नहीं कुछ बोलते अब। रियाज भाई, कोई नाराजगी चल रही है क्या? रेडियस की वैल्यू दिखा दो, ये लो रेडियस की वैल्यू। नहीं नेहा, तुमने आंसर नहीं लिखा ना कोई भी? चलो ओके। बच्चों क्वेश्चंस किया करें यहाँ पे आप लोग, जो भी है वॉइस को बेशक ओपन करके, मैंने माइक किसी का डिसेबल नहीं किया हुआ, और आप लोग चाहें तो अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और ताकि डिफरेंट और लोगों को भी जो है ना वो आपके क्वेश्चन से फायदा हो। जैसे मुझसे फरवा काफी सारे क्वेश्चंस पूछती रहती है व्हाट्सएप पे, एक पता नहीं यहाँ कुछ नहीं पूछती, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछती है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, और इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं ये पुट करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स डू द लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट इसका करते हैं। द प्लैनेट स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद द एंगुलर स्पीड of 1.7 into 10 to the power -4 radians per second. ठीक है जवाब, शाबाश। Moon A is always above the same point on the planet surface. Determine the time period of TB. ठीक है, तो बाय द वे ये जो प्लैनेट है ये अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, जिसकी एंगुलर स्पीड 1.7 into 10 to the power 4 है। Moon A is always above the same point of the planet. Determine the orbit period TAB of the moon B. अच्छा, always
अबव द वो रहता है। तो व्हाट डज दिस मीन, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा सा देख लूं। ये बाय द वे हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू से इट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ओके, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या चीज होती है? लेट्स से ये हमारे पास एक प्लैनेट है, ठीक है, और एक आदमी जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ओके, और ये उसके सर के ऊपर एक सैटेलाइट है, ठीक है। हमारी अर्थ स्पिन करती है। अच्छा, ये आदमी ऊपर देखता है, इसको ये सैटेलाइट यहाँ दिखता है। अपने रिस्पेक्ट में उसको कैसा दिखता है? स्टेशनरी, ठीक है। थोड़ी सी देर बाद जब हम देखते हैं तो अर्थ ये घूम के यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, और ये लेट से हमारे पास आदमी यहाँ पे आता है। अच्छा, ऑब्वियसली अर्थ ऐसे स्पिन नहीं करती है, ओके, और दिस इज अ वेरी आई कैन से बैड इलस्ट्रेशन, बहुत बुरी इलस्ट्रेशन मैंने की है, क्योंकि एक्चुअल में तो अर्थ हमारी यूं घूमती है, ये, ठीक है। तो चलिए हम इसको इस तरह करते हैं ताकि ये बिल्कुल गलत ना हो आपका। लेट्स डू इट लाइक दिस, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिर आपको चीज को जरा बेहतर से समझना पड़ेगा। ये आप खड़े में, ठीक है, और ये एक सैटेलाइट है, और आपने जब उसको देखा तो आपको ये सैटेलाइट यहाँ दिखाई दी, ओके। थोड़ा सा टाइम गुजरा तो आप यहाँ पहुंच गए होंगे अर्थ के, ठीक है, क्योंकि आज जब स्पिन हुई होगी यहाँ पे तो आपको उस वक्त ये सैटेलाइट यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। एक्चुअली में तो ये आपको, क्योंकि ये सैटेलाइट भी आपके अर्थ के साथ साथ क्या कर रहा है? घूमता जा रहा है। फिर थोड़ी देर और गुजरी और आप यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, तो आपका सैटेलाइट जो आपको दिखेगा वो यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अर्थ घूमती है, ये सैटेलाइट भी हमारी अर्थ के गिर्द जो है वो घूमता रहता है, ठीक है, और ये सैटेलाइट भी हमारे साथ साथ घूमता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बाय द वे, जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ की रिस्पेक्ट से जो स्टेशनरी सैटेलाइट हो, रेस्ट में हो, उसको हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं जो हमने कुछ डिस्कस भी किए थे, कि ये अर्थ से तकरीबन 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, अबव होता है सरफेस से। 36,000 किलोमीटर तकरीबन अबव सरफेस होता है, नॉट सेंटर, इट इज फ्रॉम सरफेस, ओके। ये ऑलवेज अर्थ की रिस्पेक्ट से स्टेशनरी होता है, इट इज ऑलवेज स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ, ठीक है। हमारी अर्थ के स्पिन करने का टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर्स। तो इसका मतलब है कि हमारे सैटेलाइट के भी रोटेट करने का जो टाइम होगा वो कितना होगा? एक चक्कर लगाने का 24 आवर्स होगा, ठीक है। तो इट हैज सेम टाइम पीरियड एज द स्पिन ऑफ द अर्थ एंड इट हैज सेम एंगुलर स्पीड एज द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, यानी इसका ओमेगा और अर्थ का ओमेगा हमेशा क्या होगा? सेम रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है टेलीकम्युनिकेशन का या कम्युनिकेशन का, ठीक है। आपके टीवी ब्रॉडकास्ट, आपकी स्काइप की कॉलिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये सब की सब इस सैटेलाइट के ऊपर चल रही होती है, ठीक है। तो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये आपके इक्वेटोरियल प्लेन पे चल रहा होता है, मतलब इक्वेटर पे चल रहा होता है, उसी डायरेक्शन में जिसमें डायरेक्शन अर्थ स्पिन करती है उसी डायरेक्शन में ये चल रहा होता है, और इक्वेटर के ऊपर होता है। इट इज नेवर ऑन पोल्स, पोल्स पे नहीं होता, ये हमेशा इक्वेटर पे होता है, ठीक है। यही इसका छोटा सा डिसएडवांटेज है कि ये पोल्स पे कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाता, क्योंकि ये इक्वेटर पे घूम रहा होता है, तो पोल्स पे इसके सिग्नल वीक होते हैं या कम्युनिकेशन कभी कभार नहीं हो पाती, ठीक है। ये इसका सारे का सारा एक जिसे कह सकते हैं ब्रीफ समरी हो गई हमारे पास, ठीक है। तो सवाल में जो इसने बात की है, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया था पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड। The planet spin about its own axis with the angular speed of 1.7 into 10 to the power minus 4 radian per second. Moon A is always above the same point on the planet surface. Determine the time period of, ठीक है। तो हमें इसकी स्पिनिंग की वैल्यू गिवन, एंगुलर स्पीड की वैल्यू गिवन है, और वो कहता है कि TA हमेशा क्या रहता है? उस पे रिलेटिव टू द प्लैनेट स्टेशनरी रहता है, हमेशा ऊपर रहता है। तो इसका मतलब है कि मून ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, मून बी जियो स्टेशनरी नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि मून बी का टाइम पीरियड निकाल। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचना इस सवाल को।
हम लोग को पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के, ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा ए लगा दूं तो ये हो जाएगा टी ए। अच्छा बाय द वे ओमेगा ए हमें गिवन नहीं है लेकिन एक्चुअल में गिवन है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये जो प्लैनेट की एंगुलर स्पीड है 1.7 into 10 to the power -4 रेडियंस पर सेकंड, यही एक्चुअली मून ए की एंगुलर स्पीड होगी, क्योंकि वो हमेशा सेम पॉइंट पे रिलेटिव टू दी प्लैनेट स्टेशनरी रहता है। तो इसलिए यही स्पीड में मून के लिए यूज करके टी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ से टी ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और टी ए हमारे पास हो जाएगा 2 पाई अपॉन 1.7 इंटू 10 to the power -4। अच्छा ये टी ए हमारे पास आ जाएगा। फिर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि टी ए अपॉन टी बी कितने के बराबर है। कितने के बराबर आया था टी ए अपॉन टी बी? दैट वाज 4.5 इंटू 10 to the power -4। ये हमारे पास रेशियो आया था। अच्छा अब हमें यहाँ से टी ए मिल जाएगा, तो ये टी ए लगा के तुम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे? टी बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जरा कैलकुलेट करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है। जी वेरी गुड जैनब, कुछ लगता है कि पहले से करके बैठी हुई होती हैं। अच्छा जी, टी बी इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10 to the power 7। हाँ -7 नहीं लिखते ना भाई, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन थोड़ी चल रहा है, मून चल रहा है, ठीक है। 8.1 इंटू 10 to the power 7 सेकेंड्स, बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है ये आंसर। हाँ भाई वेरी गुड नेहा, गुड शाबाश बेटा। इस तरीके से ये क्वेश्चन टैकल होगा। और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का हमेशा याद रखिएगा, या वो कहते हैं कि वो सेटेलाइट हमेशा स्टेशनरी रहता है या हमेशा साथ साथ घूमता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सेटेलाइट एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है और दोनों की एंगुलर स्पीड और दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर डन। अच्छा हमारे पास ग्रेविटेशन के अंदर मैकेनिक्स वाला सारा पार्ट हमारा हो चुका है, सेटेलाइट मोशन हमारी होगी। हाँ इसमें छोटी सी चीज रही हुई है, पोलर सेटेलाइट। कल की क्लास में मैं पोलर सेटेलाइट को डिस्कस करूंगा। ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हो गए, पोलर सेटेलाइट डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर मैं एनर्जी इन ग्रेविटेशनल मोशन यानी वही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर आ जाऊंगा। इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन टू आस्क, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। और ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच जवाद साहब। अल्लाह हाफ़िज़। आपको जाने की बहुत जल्दी लगी हुई है।